हेलो, हेलो दोस्तों, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस लाइव स्ट्रीम में। और जैसे कि आपने आज का शीर्षक देख लिया होगा, टॉपिक देख लिया होगा कि आज हम लोग पिछले लास्ट लाइव स्ट्रीम से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये कि अगर किसी ने लास्ट लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है, तो उनके लिए मैं ये एक ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमने लास्ट लाइव स्ट्रीम में माइंडफुलनेस के ऊपर चर्चा की थी। माइंडफुलनेस मतलब म महासतिपट्ठान सुत्त, जो कि बुद्धिज़्म में एक माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग होती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने सबसे पहले माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी मतलब शरीर के ऊपर जागरूकता, ठीक है? शरीर के लिए जो भी याददाश्त याद करने की जो हमें जो रिक्वायरमेंट है, उसकी हमने बात की थी पिछले लाइव स्ट्रीम में। तो अगर किसी ने उसको नहीं देखा है, तो वो एक बार जाके उस पूरे लाइव स्ट्रीम को देख सकता है। तो वो असल में मॉन्क्स की जो भिक्षु लोग होते हैं, भिक्षु-भिक्षुणियाँ, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जब वो बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होती है, ये बुद्ध के फाउंडेशनल टीचिंग्स में से एक है, बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है ये। और ये ऐसा सूत्र है जिसको एक बार किसी ने मतलब याद करके पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लिया तो 100% उसको या तो उसे निर्वाण मिल जाएगा सीधा-सीधा, और अगर निर्वाण नहीं मिला तो वो अनागामी के स्टेज तक पहुँच जाएगा, ठीक है? मतलब अनागामी हो जाएगा। तो इस बुक का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग अब लास्ट लाइव स्ट्रीम से कंटिन्यू करेंगे कि आज पिछले लाइव स्ट्रीम में हमने बॉडी के माइंडफुलनेस के बारे में बात की थी, कि बॉडी को लेके कैसे माइंडफुल रहना है। आज हम बात करेंगे कि कैसे फीलिंग्स को लेकर के जो मतलब जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है, जो भी फीलिंग्स पैदा होती है, उनको लेकर के हमें कैसे उनको ऑब्ज़र्व करना है और कैसे उसके बारे में माइंडफुल रहना है। ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्जर्विंग द फीलिंग्स ये सेकंड लेवल है माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग का। तो हाउ डज़ ए मेडिकेट मेडिटेट ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग्स जो भिक्षु होता है, वो कैसे मेडिटेट करता है फीलिंग्स के एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है? तो असल में माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि तुम्हें मेडिटेशन करना है, जो भी तुम्हें यहाँ पे बताया हुआ है उस टाइप से, लेकिन ऑब्जर्व भी करना है, ठीक है? मेडिटेशन करते-करते तुम्हें ऑब्जर्व करना है। तो इट्स व्हेन अ मेडिकेट हू फील्स फीलिंग प्लेजेंट फीलिंग नोज़ आई फील अ प्लेजेंट फीलिंग। तो कैसे मतलब हमें माइंडफुल रहना है, कैसे मतलब प्रैक्टिस करनी है, कैसे ऑब्ज़र्व करना है। तो सबसे पहले ऑब्ज़र्व कैसे करता है जो भिक्षु होता है वो, जब भी उसके मतलब मन में एक सुख वेदना पैदा होती है, जब भी वो फ़ील करता है कि मैं सुख वेदना को फ़ील करता है, ठीक है? कि कोई सुखमयी चीज़ मेरे अंदर आ रही है, ठीक है? जो मुझे अच्छी लग रही है। तो वो जान जाता है कि मैं एक सुख वेदना को फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? प्लेज़ेंट फ़ीलिंग मतलब सुख वेदना, ठीक है? पाली भाषा में इसको ऐसा ही कहा जाता है, सुख वेदना। फ़ीलिंग को मतलब ये पाली में वेदना कहते हैं, ठीक है? तो जब भी एक भिक्षु के अंदर वो फीलिंग पैदा होती है मतलब कोई भी अच्छी चीज़ उसके अंदर पैदा हो जाती है, जो उसको अच्छी लगती है, ठीक है? तो ये जान जाता है कि मेरे अंदर अभी सुख वेदना पैदा हो रही है, ठीक है? और जब उसके अंदर एक पेनफुल फीलिंग पैदा होती है, पेनफुल फीलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वो पेनफुल फीलिंग को फ़ील करता है, तो वो जान जाता है कि आई फ़ील अ पेनफुल फीलिंग कि मेरे अंदर अब दुःख वेदना पैदा हो रही है, दुःख वेदना मतलब जो दर्दमयी हो, है ना? जो दर्द मेरे अंदर पैदा हो रहा है ना? दर्द वेदना बेसिकली, ठीक है? दर्द वेदना पैदा हो रहा है और जिसको मैं सह नहीं सकता, ठीक है? मतलब ये मतलब गंदा है, ठीक है? मेरे को ये नहीं चाहिए, इस टाइप से। तो ऐसा कुछ भी अगर फीलिंग प्रोड्यूस होता है, तो वो जो मॉन्क होता है, वो उसके बारे में पूरी तरीके से कॉन्शियस हो जाता है, पूरी तरह से अवेयर हो जाता है, ठीक है? एंड व्हेन दे फील अ न्यूट्रल फीलिंग और जब वो एक न्यूट्रल फीलिंग फ़ील करता है, न्यूट्रल फीलिंग का मतलब ऐसी कोई भी फीलिंग जो कि ना ही प्लेज़ेंट हो, ना ही पेनफुल हो, ठीक है? तो न्यूट्रल का मतलब यही होता है कि वहाँ ना सुख है ना दुःख है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम में जितने भी जीव होते हैं, ख़ासकर मनुष्य लोक में वो लोग ज़्यादातर समय इसी को फ़ील करते हैं, ठीक है? केवल 3 ही टाइप की फ़ीलिंग जो होती है हम लोग फ़ील करते हैं मनुष्य जो होते हैं, वो होता है एक प्लेज़ेंट फ़ीलिंग, एक पेनफुल फ़ीलिंग और एक न्यूट्रल फ़ीलिंग। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे ये न्यूट्रल शब्द उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे लिख देना था कि नाइदर प्लेज़र नॉर पेनफुल, है ना? जो कि ना सुख हो ना दुःख हो, ठीक है? तो ऐसी जो भी फ़ीलिंग होती है उसको उसके रिस्पेक्ट में वो जो मॉन्क होता है, वो ये जान जाता है कि मैं एक न्यूट्रल फीलिंग फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये न्यूट्रल फीलिंग का मतलब जो कि ना सुख है, ना दुःख है। तो मैं एक ऐसी वेदना को महसूस कर रहा हूँ, जो ना सुखमयी है, ना ही दुःखमयी है, ठीक है? और ऐसा ज़्यादातर टाइम होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि फीलिंग्स जो है वो इम्परमानेंट इम्परमानेंट का हम लोग को एक फैक्टर समझ में आता है। और कि कभी हम सुख फ़ील करते हैं, कभी हम दुःख फ़ील करते हैं और कभी हम न्यूट्रल फ़ील करते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना सुख ना दुःख ऐसा, ठीक है? तो इन्हीं फीलिंग्स में बस ये मनुष्य का जो जीवन है, इन्हीं 3 फीलिंग्स के इर्द-गिर्द जो है वो घूमता रहता है, ठीक है? और अगर हम इन तीनों फीलिंग्स से आज़ाद हो जाएँ मतलब
सुख से, दुःख से और न्यूट्रल से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएँ, तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। ठीक है? तो हमें इन्हीं से मतलब छुटकारा पाना है। और इसके बाद जो आता है कि व्हेन दे फील ए प्लेजेंट फीलिंग ऑफ द फ्लैश, तो जब वो प्लेजेंट फीलिंग ऑफ द फ्लैश मतलब ऐसी कोई भी सुखमयी वेदना, ऐसा कोई भी सुख जो कि मांस से मतलब जुड़ा हुआ है। फ्लैश का मतलब यहाँ पर है तुम्हारे बॉडी ऑर्गन से मतलब रिलेटेड है ना, मतलब फिजिकल तुम्हारे बॉडी से। यहाँ तक कि अगर तुम लोग सेक्स भी कर रहे हो तो सेक्स का भी जो सेक्स वाला जो फीलिंग भी है वो भी फ्लैश है, ठीक है, क्योंकि असल में वो भी मानसी है, ठीक है। वो फ्लैश है मतलब एक ऑर्गन है बॉडी का, तो उसी को हम लोग फ्लैश बोलते हैं। तो जो सेक्सुअल फीलिंग होती है वो भी फ्लैश का ही मतलब एक मांस वाला ही फीलिंग उसको मान लो, ठीक है, तो वही है। तो उससे जो हमें प्लेज़ेंट फीलिंग अगर पैदा होती है, तो उस समय हम लोग उस समय जो वो भिक्खू है, वो अवेयर रहता है कि मैं एक प्लेज़ेंट फीलिंग फ़ील कर रहा हूँ फ्लैश का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेक्सुअल की बात कर दी, लेकिन सेक्सुअल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग और भी अच्छे तरीके से मतलब ऐसे और भी कारण होते हैं जिनकी वज़ह से हमें एक ऐसी सुखमय वेदना ऐसा ऐसा मतलब सुख फ़ील होता है, जो कि फ्लैश से मतलब हमारे शरीर से रिलेटेड हो, ठीक है। सेंसुअल हो मतलब, है ना? जो हमारी इंद्रियों की वज़ह से पैदा हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैं कोई अच्छी जगह पे घूमने गया, वहाँ की मतलब बहुत सुंदर नज़ारा है, ठीक है? तो या फिर किसी ने मतलब अच्छी चीज़ ने मुझे टच कर दिया, ठीक है? मतलब जैसे ट टच करने बहुत सॉफ्ट लग रहा है, मान लो। तो वो मैं अपने फ्लैश से मतलब जो मेरा जो बॉडी है मैं उससे छू रहा होता हूँ, तो मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है, है ना? अच्छी फीलिंग आ रही है मतलब प्लेज़ेंट फीलिंग आ रही है, सुख वेदना पैदा हो रही है। तो जब मैं छू रहा हूँ तो मैं अपने फीलिंग्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर हूँ। मेरे को पूरा याद है मतलब पूरा मेरे को समझ में आ रहा है, पूरा मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को कि मेरे अंदर कौन-सी वेदना पैदा हो रही है, ठीक है? किसी सॉफ्ट चीज़ को छूते हुए या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपको जब भी आप उससे संपर्क करते हो, तो आपके अंदर एक फीलिंग पैदा होती है, तो मैं फीलिंग के बारे में अवेयर रहना है। तो यहाँ पर जब मैं मान लो कि जब ऐसा होता है मतलब प्लेज़ेंट फीलिंग ऑफ द फ्लैश को वो फ़ील करता है, तो वो जान जाता है कि मैं आई फ़ील ए प्लेज़ेंट फीलिंग ऑफ द फ्लैश। तो प्लेज़ेंट फीलिंग जो सुख वेदना होती है, वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक फ्लैश वाला होता है ऑफ द फ्लैश और एक होता है नॉट ऑफ द फ्लैश, ठीक है? मतलब जो बॉडी से रिलेटेड हो, जो कि बॉडी से रिलेटेड ना हो, ठीक है? तो ये 2 प्रकार की फीलिंग होती है, इसके बारे में भी उसको अवेयरनेस रहता है। ये जो नॉट ऑफ द जो फ्लैश की बात कर रहा है, ये असल में ये ध्यान मेडिटेशन की बात है, जो कि मेडिटेशन से मतलब हमें मिलता है, जब बुद्धिस्ट मॉन्क लोग ट्रेनिंग करते हैं तब, है ना? तो ये अलग है मतलब ये घरेलू जीवन में नहीं मिलेगा, ठीक है? घरेलू जीवन में नहीं मिलता है, ये मेडिटेशन करके मिलता है, प्लेज़ेंट फीलिंग। तो उस समय जब वो प्लेज़ेंट फीलिंग उसके अंदर पैदा हो जाती है, तो जो वो मॉन्क है, वो जान जाता है कि मैं एक ऐसी सुख वेदना को महसूस कर रहा हूँ या फिर सुख वेदना मेरे अंदर पैदा हो रही है जो कि फ्लैश का नहीं है, ठीक है? फ्लैश नहीं है, ये पूरा मेंटल होता है, फ्लैश मतलब फिज़िकल। तो नॉट ऑफ द फ्लैश का मतलब पूरा मेंटल फीलिंग है जो कि वो मतलब महसूस करता है। तो इतना कॉन्शियस और अवेयर अवेयर रहता है और इसी अवेयरनेस से ना वो उसको ऑब्ज़र्व करता है, उस हर एक फीलिंग को ऑब्ज़र्व करता है, उसके नेचर को उसकी जो नेचर है उसको ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है? सिमिलरली जो पेनफुल फीलिंग होता है, दुःख वेदना, ठीक है? जो दुःख है मतलब जिसको सह ना पाओ, है ना? जो कि अच्छी ना लगे, ठीक है? जिससे इंसान दूर भागे। जैसे कि मान लो सामने कुछ गंदा सी चीज़ पड़ गई, तुम देखे जैसे देखोगे उसको तो तुम्हारे अंदर एक मतलब रिएक्शन तुम्हारा उल्टा होगा ना, तो भागने की कोशिश करोगे उससे मतलब तो इस तरीके से जो फीलिंग पैदा होती है मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर उस समय एक पेनफुल फीलिंग पैदा हो जाती है। जब भी हम किसी गंदी चीज़ को किसी किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आते हैं जो कि मतलब अच्छी ना हो, ठीक है? अच्छी ना लगे। तो जब भी पेनफुल फीलिंग पैदा होता है, जब में हम लोग महसूस करते हैं, तो हम लोग का रिएक्शन मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है? तो जब भी ऐसा होता है, तो वो ज जान जाता है ऑफ द फ्लैश अगेन यहाँ पर, तो आई फील ए पेनफुल फीलिंग ऑफ द फ्लैश कि मुझे एक ऐसी दर्द वेदना मतलब या फिर दुःख वेदना पैदा हो गई मेरे अंदर आ गई या फिर जागृत हो गई, जो कि फ्लैश वाला है, ठीक है? जो कि फ्लैश से रिलेटेड है, मतलब फिज़िकल है ना? जैसे कि मैंने आग को छू दिया, अब आग को छूने से मुझे तुरंत दर्द होगा, ठीक है? तुरंत जलेगा मतलब मेरा हाथ, ठीक है? तो वो उसको बोलते हैं पेनफुल फीलिंग ऑफ द फ्लैश, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, है ना? तो जैसे ही मान लें मतलब एक आम आदमी छुएगा तो वो तो मतलब तुरंत हो सकता है उसके मुँह से कुछ अनाप-शनाप निकल जाए या फिर है ना? वो दूर भाग बोलेगा अरे किसने कर दिया वगैरह-वगैरह, उसका रिएक्शन अलग होगा। लेकिन एक अ, मॉन्क का जो रिएक्शन होगा टोटल मतलब उसके बाद रिएक्शन नहीं होगा, वो बस माइंडफुल रहता है। मतलब मान लो टच हो गया तो फिर वो माइंडफुल रहे कि अरे मेरे अंदर एक दुःख वेदना पैदा हुई है, ठीक है? तो वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। वो बस अवेयर है कि हाँ, मैंने आग को छू लिया गलती से तो मेरे को एक फ्लैश जल मतलब मेरा मतलब हाथ जल गया उसी तरीके से, तो मेरे अंदर एक दुःख वेदना पैदा हो गई, ठीक है? जल रहा है हाथ तो मतलब दर्द पैदा होगा, ठीक है? तो ऐसे अवेयरनेस होती है मतलब एक भिक्षु के अंदर। व्हेन दे फील ए पेनफुल फीलिंग नॉट ऑफ द फ्लैश। अब यहाँ पर जो ऐसी वेदना भी होती है जो कि हमारे मांस से मतलब हमारे शरीर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? ये माइंड वाला है, ठीक है? माइंड क्योंकि माइंड जो होता है फ्लैश नहीं होता, तो मेंटल फीलिंग की यहाँ पे बात कर रहा है। मेंटली पेनफुल फीलिंग उसकी बात कर रहे हैं। तो दे नो आई फील ए पेनफुल फीलिंग नॉट ऑफ द फ्लैश।
अब मैं एक ऐसी दुःख वेदना को महसूस कर रहा हूँ जो कि मेंटल है, ठीक है? मतलब मान लो मैं बार-बार मेडिटेशन कर रहा हूँ, मतलब जी, जी, मतलब ध्यान कर रहा हूँ मैं, है ना? और ध्यान करने से मतलब हो रहा है कि मैं अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहा। मुझे सुख मिल रहा है, कोई ना, ऐसा दिक्कत नहीं है। मतलब लेकिन मुझे एक दुःख भी मिल रहा है, उसके साथ-साथ मुझे दुःख भी लग रहा है कि मैं अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहा, मतलब निर्वाण तक, ठीक है? तो फिर कुछ समय बाद होता ये है कि मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एक खालीपन-सा महसूस होता है, ठीक है? एक रिपल्शन, मतलब एक बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है, ठीक है? तो उसी डिसअपॉइंटमेंट मतलब जो ऐसी डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या? मतलब जो अच्छी ना लगे, ठीक है ना? तो उस केस में जो होता है कि उस केस में भी अवेयर रहना है कि मैं उस भिक्खू को अवेयर रहना है कि मैं एक ऐसी दुःख वेदना को फ़ील कर रहा हूँ जो कि फिज़िकल नहीं है, जो कि मेंटल है, ठीक है? जो मेरे शरीर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर ब्लू वाले पे देखेंगे तो दिस वुड इंक्लूड द फीलिंग ऑफ लॉस, है ना? मतलब कुछ खो दिया मैं कहीं पे पहुँच नहीं पा रहा, ठीक है? डाउट एंड रिजेक्शन, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है ना? तो मरने के बाद कितना दुःख लगता है आप लोग को। तो वो मरने वाला जो मरने के बाद जो किसी के मरने पर जो दुःख होता है, वो किसमें आ जाएगा? वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? आई फील ए पेनफुल फीलिंग नॉट ऑफ द फ्लेश। अब मुझे किसी ने फिज़िकली कुछ किया नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं सामने एक मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हूँ, जो शायद हो सकता है मेरा दोस्त था, मेरा कोई रिलेटिव था, है ना? मेरे कोई जान-पहचान का तो कोई अच्छा आदमी था, किसी, है ना? किसी का कोई ऐसा आदमी था जिसको मैं मतलब एडमायर करता था, ठीक है? या फिर जो काफ़ी मतलब उसने काफ़ी अच्छे काम किए, या फिर इसको वो गलती से मर गया, या फिर किसी ने मार दिया, तो ऐसा जब भी मैं देखता हूँ मतलब मरे हुए व्यक्ति को, तो फिर दुःख महसूस होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब कुछ लोग तो रो पड़ते हैं, सर पीटते हैं, छाती पीटते हैं, सब होता है, ठीक है? तो इसी को तो उससे आप समझ सकते हो कि ये कौन-सी फीलिंग है, ये एक दुःख वेदना है, मतलब एक पेनफुल फीलिंग है जो कि फ्लैश वाली नहीं है, ठीक है? आपको किसी ने फिज़िकली कुछ नहीं किया है, लेकिन आप मेंटली पूरी तरह से हर्ट हो गए हो, ठीक है? तो उसके बारे में भी आप पूरी तरह से अवेयर रहना है। और फिर इसके बाद व्हेन दे फील ए न्यूट्रल फीलिंग, अब ये तीसरा टाइप का फीलिंग आ गया, न्यूट्रल मतलब जो कि ना ही सुख वाली फीलिंग है, ना ही दुःख वाली फीलिंग है, ठीक है? न्यूट्रल है एक तरीके से बोल लो, मतलब इसको ना सुख ना दुःख वेदना बोल सकते हो आप। तो तो जो न्यूट्रल फीलिंग होती है फ्लैश वाली, जब वो उसके अंदर रहती है, तो एक जो भिक्खू होता है वो इस बारे में जानकारी रहता है, मतलब उसको याद रहता है। वो जानते रहता है इस चीज़ को। वो जैसे अवेयर रहता है कि आई फील ए न्यूट्रल फीलिंग ऑफ द फ्लैश, कि मैं एक न्यूट्रल फीलिंग पैदा हो रही है मेरे अंदर, ठीक है? मतलब जो सुख नहीं है, दुःख नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल स्टेट है मेरा अभी के लिए, ठीक है? और ये क्यों पैदा हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी उसको पता होता है। तो अभी हम लोग वहाँ कारण पे नहीं जाएँगे। अभी हम लोग सिर्फ़ अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं कि क्या-क्या हमारे शरीर के अंदर पैदा हो रहा है, ठीक है? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसके बारे में। तो वेदना के बारे में यहाँ पे चल रहा है कि न्यूट्रल फीलिंग ऑफ द फ्लैश, मैं केवल न्यूट्रल फीलिंग फ़ील कर रहा हूँ, जो कि मतलब फ़िज़िकल चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है? तो जैसे मैंने किसी चीज़ को छू दिया, मतलब जो कि नॉर्मल है, ठीक है? जो कि मेरे लिए मतलब हैबिट बन चुकी है, मैं देख रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, क्या है ये? ठीक है, मतलब ऐसा कि न्यूट्रल फीलिंग का एग्ज़ाम्पल देना थोड़ा-सा मतलब मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर समय न्यूट्रल फीलिंग ही फ़ील करते हैं, हमेशा। ठीक है, तो न्यूट्रल फीलिंग मतलब जिसका हम पे हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है? ना हमें वो आकर्षित करे, ना हमें वो दूर फेंके, है ना? मतलब ना हम लोग उसकी तरफ भागे, ना हम लोग उससे दूर भागे, इस टाइप का, ठीक है? न्यूट्रल एकदम। तो जब ऐसी फीलिंग हम लोग फ़ील कर रहे होते हैं, तो फिर एक जो भिक्खू होता है, उसको ये पता होता है कि मैं एक न्यूट्रल फीलिंग फ़ील कर रहा हूँ, जो कि किसी फ़िज़िकल कॉज़ से आई है। फ़िज़िकल कॉज़ है ना, इसलिए इसको ऑफ द फ्लैश बोला है, ठीक है? इसके पीछे कोई फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट है। और व्हेन दे फील ए न्यूट्रल फीलिंग नॉट ऑफ द फ्लैश, दे नो आई फील ए न्यूट्रल फीलिंग नॉट ऑफ द फ्लैश। और जब भी कोई भिक्खु जो होता है न्यूट्रल फीलिंग फ़ील करता है, तो जो कि मेंटल होती है, मतलब फ्लैश मतलब मेंटल, ठीक है? तो वो ये जान जाता है कि मैं एक न्यूट्रल फीलिंग फ़ील कर रहा हूँ, जो कि फ्लैश से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो मेंटल है पूरी तरह से, ठीक है? तो इतना अवेयर रहता है वो। तो अगर हम लोग गिन लें तो टोटल कितने टाइप की अवेयरनेस है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? लगभग 9 प्रकार के अवेयरनेस है यहाँ पर, ठीक है? 9 चीज़ें जिनके बारे में मुझे जैसे माइंडफुल रहना है, और हमें अवेयर तो रहना ही रहना है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि माइंडफुलनेस पैदा हो जाए। ये यहाँ पर ये ब्लू में वाले मैंने कर्सर को रखा है, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो लिखा है दी फीलिंग ऑफ फोर्थ ध्यान एंड हायर लिबरेशन। जो चौथा ध्यान होता है, या फिर उसके ऊपर का, जिसको हम लोग बोलते हैं अरूप झान। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल फीलिंग आउट ऑफ द फ्लैश, मतलब ये वो न्यूट्रल फीलिंग है जो कि मेंटल होती है, ठीक है? फिजिकल नहीं होती बिल्कुल भी। तो फ्लैश से मतलब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से उसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? चमड़ी से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो ये जो चौथा ध्यान होता है, और चौथा ध्यान के ऊपर जो आता है अरूप ध्यान, उसमें ऐसा होता है, ठीक है? फिर इसके बाद एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग इंटरनली एक्सटर्नली एंड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो अगर आप लोग इस तरीके से जो 9 टाइप की जो हमने बात की थी, उस टाइप से अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे फीलिंग को एकदम ध्यान से, फोकस के साथ,
है ना? जो भी आपके अंदर जो भी फीलिंग पैदा हो रही है उसको आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे, तो आपको ये साफ-साफ दिख जाएगा अपने आप ही खुद ही दिख जाएगा कि दिस दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग फीलिंग इज़ लायबल टू ओरिजिनेट ठीक है? तो आपको खुद ही ये दिख जाएगा कि मतलब मेडिटेशन करते हुए कि फीलिंग जो होता है वो पैदा हो रही है पहली बात तो, ठीक है? पैदा हो रही है और फिर इसके बाद वो लायबल टू फॉल इसके बाद वो गिर जा रही है, मतलब वो गायब हो जाती है। उसकी जगह अब दूसरी फीलिंग आ रही है। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ मेरे अंदर तो मतलब जैसे कि मैं अभी आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ तो फिर ठीक है मेरे अंदर ना कोई सुख पैदा हो रहा है, ना कोई दुःख पैदा हो रहा है। ठीक है? ऐसा कोई वेदना मेरे अंदर पैदा नहीं हो रही है, ये मुझे पता है आराम से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैं ऐसा कोई काम नहीं सुख दे या फिर ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ मैं जो कि मुझे दुःख दे। तो मेरे अंदर फीलिंग्स अभी कौन-सी चल रही है न्यूट्रल फीलिंग्स चल रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे किसी चीज़ के संपर्क में आ जाऊँ फिर बाद में, है ना? मतलब मान लो मैं कहीं उठ गया, मैं गलती से किसी गलत चीज़ पे हाथ पड़ गया, ठीक है? मतलब किसी गरम चीज़ पर। तो क्या हुआ कि तुरंत जैसे मैं उसके संपर्क में आऊँगा तो तुरंत मेरे अंदर फिर से एक वेदना पैदा होगी और वो वेदना जो होगी अच्छी नहीं होगी, ठीक है? जो मेरे को एकदम जिससे मैं एग्री ना करूँ, है ना? जिससे मैं अट्रैक्ट ना हूँ मतलब तुरंत दूर भागूँ उससे, है ना? कि अरे! जल गया। तो इस तरह का जो रिएक्शन आता है तो ये असल में क्योंकि फीलिंग प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? तो जो फीलिंग जो थी पहले ही जो न्यूट्रल फीलिंग थी वो चेंज हो गया, ठीक है? वो आया वो खत्म हो गया उसकी जगह पे दूसरा फीलिंग आ गया और वो फीलिंग क्या थी तुम्हारा ये अ, पेनफुल फीलिंग, ठीक है? तो न्यूट्रल फीलिंग जैसे ओरिजिनेट हुई यहाँ पर मेरे केस में और फिर लायबल टू फॉल वो गिर भी गई, ठीक है? तो वो गिर गया। मतलब कंडीशनली प्रोड्यूस हुई थी मतलब जो फीलिंग भी प्रोड्यूस होती है इंसान के अंदर तो ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं होती है। ये मैं मतलब बता दे रहा हूँ अलग से क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो फीलिंग जो पैदा होती है किसी भी जीव के अंदर तो वो उसके पीछे कारण होता है, ठीक है? और जब वो कारण खत्म हो जाता है तो फिर वो फीलिंग भी जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फीलिंग थी उस कारण से जो पैदा हुई थी वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है? तो मेरे केस में होगा ये कि न्यूट्रल फीलिंग चली जाएगी और उसकी जगह पर मेरे अंदर पेनफुल फीलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है? तो पिछली वाला फीलिंग पैदा हुआ, चल दिया, अब उसकी जगह पे दूसरा फीलिंग आ गया, जो कि है मतलब पेनफुल फीलिंग और फिर कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि वो जो पेनफुल फीलिंग है, जो दर्द है वो भी चल देगा। तो उसी को बोलते हैं लायबल टू फॉल। तो कोई भी वेदना इंसान के अंदर पैदा होती है, चाहे वो सुख हो या दुःख हो या फिर न्यूट्रल हो, वो हमेशा के लिए कभी नहीं रहती। वो कंडीशनली प्रोड्यूस होती है और उसी के साथ-साथ वो कंडीशनली गिर भी जाती है, ठीक है? अ कंडीशनली गिर जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इम्परमानेंस को यहाँ पर मैं मतलब डेमोंस्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि फीलिंग्स जो होती है वो इम्परमानेंट होती हैं। वो आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, बस ऐसा ही होता है, ठीक है? अदला-बदली उनमें होते रहता है। मतलब कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? किसी कंडीशन में मतलब हम एक कोई भी जीने वाला जो जीव है, कोई भी सेंटिएंट बीइंग है, वो जैसे-जैसे जिस तरह की कंडीशन में वो रहेगा, उसी कंडीशन के हिसाब से उसके अंदर फीलिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है? तो ये होता है मतलब फीलिंग्स की इम्परमानेंस को समझना, ठीक है? तो हम लोग को मेडिटेशन करना होता है उसमें और मेडिटेशन करते हुए हम लोग को ये फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, कि क्या ये इम्परमानेंट है कि नहीं है ना? ये बदल रही है तो कैसे बदल रही है, इनके पीछे क्या कारण है ना? और इससे मतलब हम लोग कैसे बचें मतलब फीलिंग से कैसे बचें, इससे कैसे बाहर निकलना है वगैरह-वगैरह ये सब हमें मतलब मेडिटेशन करते हुए ऑब्ज़र्व मतलब मतलब ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, ठीक है? तो इम्परमानेंस समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही दिख जाएगा कि फीलिंग से पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मतलब फीलिंग्स को हम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते वगैरह-वगैरह। तो यही इस माइंडफुलनेस का बेसिकली पर्पज़ है कि एज़ लायबल टू बोथ ओरिजिनेट एंड वैनिश। तो ये जो माइंडफुलनेस और फीलिंग्स जिसकी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ ऊपर साइड मैं ऑब्जर्विंग द फीलिंग्स तो हम लोग को यही ऑब्जर्व करना है कि वो इम्परमानेंट ठीक है? वो इंटरचेंज हो जाती है। एक से दूसरे में चली जाएगी, दूसरे से तीसरे में चली जाएगी, अलग-अलग तरीके से, ठीक है? तो यही मतलब फीलिंग्स के जो इम्परमानेंस है मतलब वो पैदा होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, है ना? तो उसको मतलब देखने के लिए, ठीक है? उसको चेक करने के लिए हम लोग ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना? मेडिटेशन करके ऑब्जर्व करते हैं। और माइंडफुलनेस एस्टैब्लिश दैट फीलिंग्स एक्जिस्ट और इससे या फिर ऐसे हम लोग इसलिए भी करते हैं हम लोग ताकि हम लोग को ये समझ में आ जाए कि हाँ, फीलिंग्स एक्जिस्ट करती है, ठीक है? हमारे अंदर कोई डाउट ना रहे कि फीलिंग क्या है, फीलिंग होती है कि नहीं होती है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? इस चीज़ को डाउट खत्म करने के लिए भी हम लोग ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? फीलिंग्स एक्जिस्ट तो ये इसको भी याद रखने के लिए। टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर नॉलेज एंड माइंडफुलनेस तो अगेन नॉलेज के लिए बस हम लोग ये मतलब ये और करके लिखा हुआ है। तो ये मतलब आपको समझ में आ सकता है क मतलब मेडिटेशन करते समय कि फीलिंग्स एक्जिस्ट करती हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि हमें फीलिंग्स की इम्परमानेंस जो कि अनित्यता है, उस अनित्यता को हम समझ लें, है ना? वो दिख जाए हमें सीधा-सीधा। तो फिर हमारे अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा उसके उसके रिगार्डिंग। तो माइंडफुलनेस हमें प्रोड्यूस करना है उस तरीके से
और इसी तरीके से हमें मेडिटेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली करना है, एकदम आज़ाद रह के कि हम लोग को मेडिटेट करना है और हमें दुनिया में किसी भी चीज़ की तरफ भागना नहीं है, किसी को पकड़ना नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। दिस इज़ हाउ ये मेंडिकेंट मेडिटेट्स बाय ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग। फीलिंग से जिस एस्पेक्ट की यहाँ पे जो बात कर रहा है वो है इम्परमानेंट, ठीक है? चेंजेबल, जो चेंज हो जाए, बदल जाए, ठीक है? और इस चेंज को आप नहीं लोगे, ये चेंज ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है? सिर्फ़ किसी कंडीशन हो रहा है और इस चेंज को हम लोग अपने विल से मतलब अपने मन से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेंडिकेट मेडिटेट्स बाय ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली इम्परमानेंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना? कैसे बदल जाता है चीज़ें आपस में इधर से उधर, है ना? फीलिंग्स कैसे चेंज हो जाती है। ऑब्जर्विंग द माइंड, अब इसके बाद आ जाता है माइंड को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है? तो हम लोग बॉडी से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम लोग माइंडफुल प्रैक्टिस कर चुके हैं और फीलिंग्स को लेकर के हम लोग ने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर ली है, ऑब्जर्वेशन वाली। अब बात आ जाती है कि हम लोग को माइंड से रिलेटेड कैसे प्रैक्टिस करनी है, हम लोग अपने माइंड को कैसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर अगेन हमें मेडिटेशन तो करना हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। और फिर से हमें माइंड के एक एस्पेक्ट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, माइंड के गुण को हमें जो गुण होता है जिनके हम गुणों की बात करते हैं, तो माइंड का जो एक एस्पेक्ट होता है उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? मेडिटेशन करते हुए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं बस हम लोग चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, ठीक है? अंदर क्या चल रहा है, पूरा देख रहे हैं उसको, है ना? फिर इट्स व्हेन मतलब आप माइंड को देखेंगे कि माइंड को ऑब्जर्व करना आसान चीज़ नहीं है। इट्स व्हेन अ मेंडिकेट अंडरस्टैंड्स माइंड विद ग्रीड एज़ माइंड विद ग्रीड। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग जब एक भिक्षु समझ जाता है कि माइंड को कि इसके अंदर अगर अगर लालच है, ग्रीड मतलब लालच होता है ना? लालच। तो अगर मेरे इसके मन में लालच मौजूद है, तो वो जो भिक्षु है वो ये जान जाता है या फिर समझ जाता है कि मेरे मन में लालच है, ठीक है? मेरा जो माइंड है उसमें ग्रीड भरा हुआ है, ठीक है? और अगर माइंड विदाउट ग्रीड है, अगर अगर माइंड से जो लालच है वो चला गया, ठीक है? तो मेरे को तो उस भिक्षु को समझ में आ जाता है कि मेरा माइंड जो है वो विदाउट ग्रीड है। उसमें कोई भी लालच ये अब नहीं बचा है, ठीक है? लालच खत्म हो गया। मेरे माइंड में कुछ नहीं, कोई लालच नहीं। तो फिर इसके बाद जो अगर माइंड में तुम्हारा हेट आ गया, ठीक है? मतलब नफ़रत आ रही है तुम्हारे मन के अंदर तो जो भिक्खु होता है वो समझ जाता है कि मेरे पास जो माइंड है उसमें नफ़रत भरी हुई है, ठीक है? और अगर नफ़रत खत्म हो जाती है तो भिक्खु को ये भी समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरे मन से नफ़रत चला गया है, अब नफ़रत नहीं बचा, है ना? वो किसी भी चीज़ के प्रति हो सकता है, किसी भी वस्तु के प्रति किसी भी वस्तु के प्रति नफ़रत हो सकती है या फिर किसी भी व्यक्ति के प्रति नफ़रत हो सकती है ना? या फिर लालच हो सकता है या फिर हो सकता है। दे अंडरस्टूड माइंड विद डिल्यूजन, अगर मेरे माइंड में मतलब अविद्या है, ठीक है? मेरे मन में अभी अविद्या भरी हुई है, तो उसको भिक्खु को समझ में आ जाता है कि मतलब एक तरीके से समझ लो कि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि हमारे माइंड में अभी अभी हम लोग स्टेट क्या है मतलब माइंड का, ठीक है? तो हम लोग स्टेट ऑफ माइंड को यहाँ पर बेसिकली चेक कर रहे हैं, अपने स्टेट ऑफ माइंड को। अगर मेरे माइंड में अभी भी अविद्या भरी हुई है, जिसको हम लोग डिल्यूजन बोलते हैं, अविद्या मतलब पाली भाषा में डिल्यूजन मतलब अविद्या, ठीक है? तो अगर उसके मन में अविद्या अभी भरी हुई है, तो वो ये जान जाता है कि हाँ, मेरे मन में अभी अविद्या है, ठीक है? अभी पूरी तरह से माइंड मतलब पूरी तरह से विद्या ग्रहण नहीं की है, वो मतलब धम्म की बात कर रहा है। और अगर उसमें डिल्यूजन है मतलब उसमें मतलब अगर उसको पूरी तरह से विद्या मिल गई, उसका जो डिल्यूजन है वो खत्म हो गया है, तो वो भिक्खु जान जाता है कि मेरा जो माइंड है वो विदाउट डिल्यूजन है, ठीक है? उसको समझ में आ जाता है मैं कि मेरा अभी माइंड का जो स्टेट है वो ये है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट माइंड का भी सेम है, कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मेरा माइंड जो है वो नैरो हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। सिकुड़ मतलब मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें पे छिटी मतलब मेरा माइंड जो है वो ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड माइंडेड नहीं हूँ मैं बहुत नैरो माइंडेड आदमी हूँ, ठीक है? मतलब चीज़ों को बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव में देखता हूँ मैं ब्रॉड नहीं देखता हूँ। तो मतलब बिगर पिक्चर नहीं देखता, बस छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर पीछे भागता हूँ इस टाइप का। तो उसी होता है कॉन्स्ट्रिक्ट माइंड, मतलब ये जो सिकुड़ा हुआ माइंड होता है, ठीक है? जो इधर-उधर की चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकता, ठीक है? जनरली ऐसा माइंड उन लोग का होता है जो कि बहुत ही आलसी किस्म के लोग होते हैं, जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते, जो आलसी लोग होते हैं उनका माइंड जो होता है हमेशा नैरो माइंड ही रहता है, ठीक है? कॉन्स्ट्रिक्ट बस सिकुड़ा हुआ। जैसे कि हम लोग एक एक मिसाल देते हैं या फिर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कुएँ का मेंढक। कुएँ का मेंढक जो कुएँ का मेंढक होता है वो अपने जो जो मेंढक होता है वो कुएँ को ही अपनी दुनिया समझ लेता है, ठीक है? तो बहुत ही नैरो माइंडेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है? लिमिटेड होता है। तो उसी को बोलते हैं कि कोई क कॉन्स्ट्रिक्टेड माइंड, है ना? तो ऐसे ऐसे इंसान आपको बहुत मिल जाएँगे दुनिया में, जो बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं, तो उनके माइंड को समझ लेना है कि ये तो बहुत ही नैरो माइंडेड आदमी है, ठीक है? पहले खुद के अंदर चेक करना है, पहले पहले खुद को चेक करना है, फिर उसके बाद दूसरे को चेक करना है। एंड स्कैटर्ड माइंड इज़ स्कैटर्ड, अब माइंड इधर-उधर बिखरा हुआ है, ठीक है? एक जगह पे मतलब कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा, बिखरा हुआ है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, 100 चीज़ों के बारे में सोच रहा है वो, ठीक है? मतलब फ़ोकस नहीं हो पा रहा उसका माइंड।
माइंड एक चीज़ की तरफ नहीं जा रहा है, सब तरफ बिखरा हुआ है, ठीक है? तो बिखरे हुए दिमाग को मतलब अगर मॉन्क ये देखता है कि उसका बिखरा हुआ अगर अगर एक भिक्षु का दिमाग बिखर जाता है इधर-उधर की चीज़ों में, तो उस भिक्षु को ये माइंडफुल होता है, मतलब वो जान जाता है कि मेरा जो माइंड है वो अभी बिखरा हुआ है, ठीक है? अभी वो कॉन्संट्रेट नहीं हो पा रहा है। दे नो एक्सपेंसिव माइंड इज़ एक्सपेंसिव माइंड। अगर मेरा माइंड एक्सपेंसिव है, मतलब मेरा माइंड बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ मैं, तो मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा माइंड जो है एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बेसिकली धर्म से रिलेटेड है, यहाँ पर हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और अगर मेरा माइंड अनएक्सपेंसिव है, मतलब मैं ऐसा मतलब मेरा माइंड है कि वो तो फैल ही नहीं पा रहा है, मतलब वो बिगर पिक्चर जो ब्रॉड वे में सोच ही नहीं पा रहा है, तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेंसिव माइंड, ठीक है? तो माइंड जो है एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि माइंड जो है फ्लेक्सिबल बने काफ़ी, उसके माइंड की ट्रेनिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अनएक्सपेंसिव माइंड अगर किसी का रहता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि इसका माइंड तो अनएक्सपेंसिव है, ठीक है? दे नो माइंड दैट इज़ नॉट सुप्रीम एज़ माइंड दैट इज़ नॉट सुप्रीम। ऐसा कोई भी माइंड जो कि सुप्रीम नहीं होता, वो एक भिक्खु उसको जान जाता है कि इसका माइंड जो है वो सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम माइंड का मतलब यहाँ पे अरहंतों की बात की जा रही है। अरहंतों का जो माइंड होता है वो सुप्रीम होता है, ठीक है? क्योंकि उन लोगों ने अपने माइंड को रिलीज़ कर दिया है पूरी तरह से। मतलब निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उनका माइंड जो है वो पूरे संसार से आज़ाद हो चुका है। अब वो संसार में कहीं नहीं आएँगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अरहंत लोग, मतलब वही अरहंत लोग वो होते हैं जिनका माइंड सुप्रीम होता है, ठीक है? यहाँ पे मतलब माइंड दैट इज़ सुप्रीम। और जो अरहंत लोग नहीं होते हैं, वो उनका जो माइंड होता है वो नॉट सुप्रीम होता है, ठीक है? तो सुप्रीम माइंडेड वाला ऐसा। वैसे अगर आप देखा जाए तो फिर बुद्ध की ही माइंड की एक तरीके से बात की जा रही है, क्योंकि बुद्धि सुप्रीम है, ठीक है? उनका माइंड जो है वो सुप्रीम है, उनसे ज़्यादा सुप्रीम माइंडेड कोई नहीं है। तो जब भी आप सोचोगे कि सुप्रीम माइंडेड कौन है, तो आप बुद्ध का मतलब समझिए। बुद्ध भी एक अरहत है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो तो भगवान बुद्ध भी अरहंत है, ठीक है? तो अरहंतों का दिमाग सुप्रीम होता है, और जो अरहंत नहीं होते हैं, उनका माइंड जो है सुप्रीम नहीं होता, ठीक है? देन अ माइंड इमर्ज्ड इन समाधि एज़ माइंड इमर्ज्ड इन समाधि। अगर वो समाधि कर रहे हैं और उनका जो मन है उसमें डूब चुका है, तो उनको इस बात की भी मतलब पूरी तरह से याददाश्त रहती है, वो माइंडफुल रहते हैं उसको लेकर के कि मेरा माइंड जो है अभी समाधि में डूबा हुआ है, ठीक है? इतना मतलब अवेयरनेस उनके अंदर रहती है। मतलब माइंड में जो कुछ भी है, माइंड की क्या स्थिति है अभी, उसके बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। तो माइंड नॉट इमर्ज्ड इन समाधि, अगर मेरा माइंड समाधि में मतलब डूबा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि मेरा माइंड जो है समाधि में नहीं डूबा हुआ है, ठीक है? मैं जान रहा हूँ उस चीज़ को। तो किसी को मतलब मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े, मैं खुद से ही जान जाऊँ कि मेरा मन अभी किस हालात में है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं, एक तरीके से आप इसको सेल्फ अवेयरनेस भी बोल सकते हो, ठीक है? मतलब माइंड का अवेयरनेस या फिर माइंड की माइंडफुलनेस। दे नो फ्रीड माइंड इज़ फ्रीड माइंड, जिनका माइंड फ्री हो चुका है। फ्रीड माइंड मतलब अगेन अहंतो वाला जो माइंड है, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, ठीक है? और जो अनफ्रीड माइंड है, उसको अनफ्रीड माइंड मतलब अभी भी इस दिमाग में कुछ न कुछ बंधन मौजूद है। ये मन जो है अभी भी बंधा हुआ है किसी न किसी चीज़ से, ठीक है? कोई विकार है इस मन के अंदर। तो ऐसे मन को भिक्खु जान जाते हैं आराम से कि ये अभी अनफ्रीड है, मतलब अभी ये आज़ाद नहीं हुआ है, ठीक है? अभी कुछ प्रॉब्लम है इस माइंड के अंदर, ठीक है? अनफ्रीड है, मतलब बंधा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है ये माइंड। तो जो बंधन की हम जब हम लोग बात करते हैं, तो असल में वो मानसिक बंधन की ही बात करते हैं। इंसान कभी फिज़िकली बंधन को तोड़ना भी, जो फिज़िकल जो बॉन्ड्स होती हैं, जो बॉन्डेज होती है ना? अगर तुम्हें कोई अगर जो जो मन से बंधा हुआ है, वो बहुत लंबे समय तक बंधे रह जाता है, ठीक है? लेकिन जो शारीरिक जो शरीर से बंधा हुआ है, वो ज़्यादा समय तक नहीं बंधा बंधा रहता, ठीक है? वो तोड़ सकता है कम से कम फिज़िकल एफर्ट लगा कर के। लेकिन जो मन से बंध गया, है ना? जिसके मन में बंधन है, वो छूटना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? वो और डेंजर है। इसलिए माइंड को फ्री करने के लिए पूरा-पूरा धम्म का जो प्रैक्टिस है, ये करना चाहिए हमेशा, ठीक है? एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ द माइंड। अब यहाँ पर ये लोग मेडिटेशन करते हैं कि माइंड के एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है? तो माइंड के एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व किया। अगेन यहाँ पर सेम ही चीज़ नीचे लिखी हुई है जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब इम्पर्मानेंस को, ठीक है? कि माइंड का स्टेट कैसे चेंज होते जा रहा है, ठीक है? तो माइंड की क्या-क्या हालात हैं, अभी माइंड डेवलप कितना हुआ है, माइंड डेवलप नहीं हुआ है, माइंड कितना प्रोग्रेस कर लिया है, माइंड कितना प्रोग्रेस नहीं किया है, है ना? तो पूरा ट्रेनिंग का बेसिकली पता रहता है यहाँ पर, ठीक है? एक भिक्षु को। मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, माइंड और बॉडी को लेकर के, ठीक है? ऊपर से फीलिंग्स भी है, तो फीलिंग्स के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना? और क्यों क्या-क्या हो रहा है पूरा पता होना चाहिए बेसिकली, है ना? ए टू जेड। तो मेडिटेशन करना है, ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ द माइंड इंटरनली, एक्सटर्नली एंड बोथ इंटरनली, एक्सटर्नली। ये अगेन रिपीट लिखा हुआ है यहाँ पे। बेसिकली ये दिखाना है कि माइंड जो होता है, जो लायबल टू ओरिजिनेट, माइंड ओरिजिनेट होता है और उसके पीछे कारण होता है, ठीक है? उसके पीछे क्या कारण होता है कि माइंड कैसे ओरिजिनेट होता है? वो नाम रूप से मतलब पैदा होता है, ठीक है? नाम रूप एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो मन है वो जागृत हो जाता है, किसी भी जीव के अंदर, ठीक है?
और जब मन नाम रूप खत्म हो जाता है तो फिर माइंड भी नहीं बचता, माइंड भी वहाँ नहीं जा सकता, मतलब माइंड को हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है? तो माइंड भी उस वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, लायबल टू फॉल। माइंड आता है, चले जाता है ना? एक वेव की तरह समझ सकते हो कि माइंड पैदा होता है, फिर गिर जाता है। फिर नया माइंड आता है, फिर गिर जाता है, फिर आता है, फिर गिर जाता है। तो फिर ऐसे-ऐसे मतलब माइंड जो है, वो इम्परमानेंट है, ठीक है? माइंड को तुम अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। माइंड का नेचर ही वही है कि वो आता है, चले जाता है, ठीक है? लेकिन ये इतनी तेज़ी से होता है कि हम लोग इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। इसीलिए हम मेडिटेशन बार-बार करने के लिए कहा जाता है बुद्धिज़्म में कि बार-बार करो ताकि तुम अपने माइंड के बदलते हुए नेचर को देख सको कि कैसे मतलब वो बदल जाता है बार-बार, है ना? माइंड से ज़्यादा तेज़ी से कोई कुछ भी चेंज नहीं होता है। आज मेरा मन ये कर रहा है, कल मेरा मन वो करेगा, कल मेरा मन वो करेगा। तो माइंड इतनी तेज़ी से चेंज होता है जितना कि मतलब इंसान का शरीर भी चेंज ना हो, ठीक है? तो माइंड बहुत तेज़ी से चेंज होता है और माइंड असल में एक पेचीदा चीज़ है, लेकिन धम जान गया उसको माइंड समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो माइंड इम्परमानेंट है, वो आता है जाता है, गायब हो जाता है वगैरह-वगैरह, चेंज हो जाता है मतलब चेंज होना उसमें कंपल्सरी है, वो चेंज होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो माइंड में चेंज को तुम तब तक नहीं रोक पाओगे जब तक तुम निर्वाण प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम उसको छोड़ नहीं देते पूरी तरह से, ठीक है? तो यही इम्परमानेंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि माइंड कितना चेंज होता है दुनिया में, ठीक है? माइंड से ज़्यादा चेंज कुछ होता ही नहीं, मैं तो ये भी बोलूँगा। जहाँ कंडीशन आई, माइंड चेंज हो जाएगा, ठीक है? और माइंडफुलनेस इज़ क एस्टैब्लिश्ड इन द माइंड एक्सिस्ट अगेन म या फिर अगर इतना प्रैक्टिस अगर अगर इम्परमानेंस समझ में नहीं आ रहा है माइंड का, कि माइंड ओरिजिनेट होता है, फिर इसके बाद गिर जाता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है। तो कम से कम इतना ही अवेयरनेस पैदा हो जाए कि माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस इतना ही पैदा हो जाए कि माइंड जो है वो एक्सिस्ट कर रहा है। अगर माइंड एक्सिस्ट कर रहा है तो फिर ये नॉलेज भी आ जानी चाहिए कम से कम, ठीक है? कि कम से कम माइंड है। और माइंड है और माइंड क्या है इसका नॉलेज भी आपको इस पूरे प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, ठीक है? कि माइंड का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो तो माइंड एक्सिस्ट करता है, ये भी मतलब आभास कराने के लिए इसका हम लोग आभास हो जाए मतलब किसी भिक्खु को, इसलिए हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं। टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर नॉलेज एंड माइंडफुलनेस अगेन नॉलेज के लिए माइंडफुलनेस के लिए कि ये जान जाओ कम से कम कि माइंड एक्सिस्ट करता है और फिर इस माइंड का नेचर समझ जाओ कि ये इम्परमानेंट है, ठीक है? इम्परमानेंट मतलब आएगा जाएगा और इसको तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? अपने हिसाब से नहीं रोक सकते इसको। अ, ठीक है, दे मेड इट इंडिपेंडेंट इन मेडिटेशन मतलब एकदम स्वतंत्र रह कर के एकदम आज़ाद रह कर के इंडिपेंडेंटली मेडिटेट करते हैं और वो दुनियादारी की कोई चिंता नहीं करते। ठीक है? कोई भागते नहीं दुनियादारी के पीछे, है ना? तो इसको बोलते हैं इस प्रकार से भिक्खु जो होता है मेडिटेट करता है माइंड के एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है? एस्पेक्ट मतलब यहाँ पे जिस एस्पेक्ट की बात की जा रही है वो एस्पेक्ट है इम्परमानेंट, ठीक है? तो ये पूरा-पूरा आपको दिखा रहा है कि माइंड कैसे-कैसे यहाँ पर माइंड में क्या-क्या हो रहा है, ये पूरा यहाँ पे कंडीशन आपको लिख दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हो। इसको आप याद कर सकते हो, आप लोग याद भी कर लोगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो जाएगी। मतलब माइंडफुलनेस, सेल्फ माइंडफुलनेस की बात कर फिर अवेयरनेस से काम नहीं बनेगा, माइंडफुलनेस चाहिए ही चाहिए, आपको याद होना चाहिए ये सब, ठीक है? बस अवेयर हो गए इससे काम नहीं बनेगा, ये इसको मतलब ये याद कर लो, बार-बार पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन ये याद हो जाए पूरी तरह से, ठीक है? ऐसे मन में कुछ भी होगा तो फिर मन में कुछ भी रहेगा या फिर कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है? तो याद भी करना है। तो अब इसके बाद इतना ही आज की लाइव स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। वो अभी ये चौथा वाला हिस्सा बचा हुआ है और ये लगभग आधा है, अगर आप लोग यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर चला रहा हूँ वहाँ उसको देखें तो। लगभग ये हाफ बचा हुआ है, अभी 50% और बचा है। तो इसको पढ़ने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इसको अगर मैं स्टार्ट करूँ अगर मैं इस सेक्शन को इस चौथे या फिर लास्ट वाले को स्टार्ट करूँ एक्सप्लेन करना तो फिर ये होते-होते मतलब लाइव स्ट्रीम 2 घंटे तक चली जाएगी, ठीक है? तो मैं इसको अगले लाइव स्ट्रीम के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो इसको नेट पे जा कर के या फिर किसी भी अगर आपके पास पीडीएफ पड़ी हुई है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, है ना? ताकि आप लोग अगली बार जब लाइव स्ट्रीम देखेंगे तो फिर आप लोग पहले से प्रिपेयर रहोगे। आप लोग को समझने में और आसानी होगा, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है अभी तक जो मैंने इस लाइव स्ट्रीम में मतलब एक्सप्लेन किया है जैसे कि माइंड को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं माइंडफुलनेस में या फिर फीलिंग को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप लोग इन फीलिंग्स और माइंड से रिलेटेड जो भी है उससे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये 8-9 अवेयरनेस 8-9 जो भी नॉलेजेस हैं, इन जितने भी नॉलेज है यहाँ पे जो भी ज्ञान दिया हुआ है 8, 9, 10, 15 जो भी जितने सारे ज्ञान हैं, इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है? अगर आप लोग कर सके तो। और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल्स। यहाँ पे प्रिंसिपल्स की जगह यहाँ पर माइंड ऑब्जेक्ट्स बोलना चाहिए या फिर ऑब्जर्विंग कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑब्जर्विंग थॉट्स वगैरह, है ना? बेसिकली माइंड ऑब्जेक्ट, माइंड में जो भी कुछ भी आता है उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब माइंड ऑब्जेक्ट से है।
तो इस माइंड ऑफ इस यहाँ से मैं अगला लाइव स्ट्रीम चालू करूँगा कल या परसों, है ना? जिस भी दिन मेरे को टाइम मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अभी इतना जो मैंने टेक्निकल चीज़ समझा दी है यहाँ, इस बुद्धिज़्म की बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको आपके अंदर थोड़ी-सी भी अगर आपको लगभग 50% भी अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग समझ समझ रहे हैं, ठीक है? अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, तो आप लोग पूछ सकते हो नीचे, मतलब कमेंट सेक्शन में, कि कैसे मतलब हम लोग ये सब करें, ठीक है? तो और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, मतलब जो भी आपको लगे। कोई भी डाउट हो तो मैं उसके लिए जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ नीचे, कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं अपना लाइव स्ट्रीम एंड करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइव स्ट्रीम बहुत-बहुत पसंद आई होगी। यू मस्ट लाइक दिस लाइव स्ट्रीम, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। पीस। थैंक यू।